डॉक्टर साहब, जिस तरह से आज जुनैद अकबर साहब की जानिब से कहा गया कि मौलाना फजल रहमान साहब की जमात को, हमारी जमात से तहफ़्फ़ुज़ात इनको दूर किया जाएगा, क्या ये तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकेंगे? होने चाहिए अगर हो सकते हैं तो। जी। ये जो हमारे सिक्योरिटी का क्राइसिस है और जो आज बनू का भी दौरा किया अभी जी में, ये मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा अगर कोई मामला इस वक्त मुल्क को दरपेश है तो वो सिक्योरिटी चैलेंज है। और ये सारे के सारे इश्यूज आपस में इंटरलिंक्ड हैं, यानी जिसमें पॉलिटिकल टर्मोइल या सोशल अनरेस्ट जो लोगों में परेशानी है, हिजान है, और उस दौरान जो पाकिस्तान का सिक्योरिटी क्राइसिस जो इतना बड़ा है। अच्छा, और उसके साथ ही और बहुत सारे मामलात, और मैं इसमें हमेशा इकॉनमी को भी ऐड करता हूँ और ये समझता हूँ कि जब तक आप अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे अक्रॉस द बोर्ड, आप ये स्मगलर्स को पकड़े ना तो एकदम से आप देखें कि ये असल में जो है ना, ये जराइम पेशा गैंग होते हैं। एक तो ये बात है कि जो अपने ऊपर लेबल लगा लेते हैं, दूसरा लेकिन ये उससे बढ़ के है कोई चीज़, क्योंकि इसमें सुसाइड बॉम्बर्स आ गए हैं। अब सुसाइड बॉम्बर्स जो है वो तो तैयार करना जो है वो सिंपल, जो आप ये समझें कि जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनका ये काम नहीं है कि वो सुसाइड बॉम्बर्स भी उनके पास हों। तो ये मामला ज़रा पेचीदा है। यानी पहले तो हम ये कहते थे ना कि जी अटैक हो गया और किसी जगह पे उन्होंने जो है वो लेकिन ये सुसाइड बॉम्बर्स का इस पूरे खेल में आना जो है ये एक नया एक नई संगीनी जाहिर करता है सिक्योरिटी के हवाले से। और उसमें गवर्नेंस भी एक अपनी जगह इशू है, लेकिन उसके साथ इसमें अब ये देखें ना कि ये जो मामला हुआ है, ये जो बंदा हैंड ओवर हुआ है जी। अमेरिका के, अच्छा इसको मैंने कल भी कहा था कि मैं इसको दूसरे नंबर पे रख रहा हूँ, इसको बहुत ज़्यादा इसको मैंने अहमियत कल भी नहीं दी थी, आज भी नहीं दी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये स्मोक एंड मिरर सिचुएशन चल रही है अभी। स्मोक एंड मिरर जिसको कहते हैं हम पॉलिटिकल साइंस में, और वो ये होती है कि जो असल जो मामलात होते हैं ना वो नज़र नहीं आते, वो हिडन एजेंडा के पीछे क्या है, तो बात कुछ और हो रही होती है, पीछे कुछ और मामला चल रहे होते हैं। तो वो अभी तक चूंकि हमें क्लैरिटी नहीं है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात किस नहज पे जाएंगे। 3-4 बातें उन्होंने की हैं प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस दिन। देखिए, उन्होंने एक तो ये कहा कि वो शुक्रिया अदा करते हैं, जो कि उन्होंने उनको करना चाहिए था। कल भी मैंने बात की थी, उनके पास कुछ भी नहीं था उस स्पीच में, उनके पास बाकी तो सारी फरोई बातें हैं ना, फ्लूइड है। यूक्रेन में क्या होगा, ये टैरिफ लगा दूँ, टैरिफ एक आगे कर दिए, फिर मैक्सिको और कनाडा के टैरिफ 1 महीना और आगे कर दिए उन्होंने, अभी नहीं लगाए। तो बाकी सारी हवाई बातें थी। जो असल बात थी वो यही थी कि ये बंदा उनके पास आ जाए ताकि वो सबको दिखा सकें, बता सकें कि ये मैंने कामयाबी हासिल की है। और ये जो 2021 में दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, जिसमें अमेरिकन मेरीन्स भी जानों से गए थे और बाकी जो वहाँ पे मौजूद लोग थे, लेकिन उनको तो कोई खाते में नहीं गिनता, वो भी 160-200 के करीब वो भी इंसानी जानें थी। तो ये असल इशू था जो उनके पास था, जिसके उन्होंने वाह समेटी। वरना तो ये उनका स्टेट ऑफ, और बाकी भी आप देखें ना कि उसमें ऑप्टिक्स के लिए वो बच्चे को सीक्रेट सर्विस का एजेंट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बाकी बातें तो सारी ऐसी ही थी। तो ये जाहिर है कि एक ऐसा वाक़या था जो, लेकिन उसके सामने 2-3 और बातें भी मैं देख रहा हूँ ना। उनको बार बार बगराम एयरबेस याद आ रही है। वो भाई, बगराम एयरबेस जो है वो आपके लोग छोड़ के चले गए तो आप उन लोगों को पकड़े, ठीक है ना। बगराम एयरबेस जो है, आप उन लोगों को पकड़े, अपने लोगों को जो वहां से भागे हैं, और वो अफगान नेशनल आर्मी की तरह गई जिनको आप ट्रेन करते रहे इतने साल। क्या वो भाग गई? क्या वो उसको आपने, ये जो हज़ारों की तादाद में अफगान को उन्होंने कहा है कि हम अब नहीं एंटर होने देंगे, तो ये तो वही लोग थे कि जो आपके लिए काम कर रहे थे। और ये जो है ये एक लेसन है, ये एक लेसन है कि अमेरिका किस तरह से किसको डम करता है। यानी वो अफगान जो उनके साथ काम करते रहे इतना अरसा, हामिद करजई, अशरफ गनी, ये सारी कैबिनेट्स में, और उसके बाद उनको बड़े जनाब दिखाए गए सुनहरे ख्वाब कि आप हमारे साथ काम करें। और कभी अफगानिस्तान जाना होता था या तो वो इतना ज़्यादा डेडिकेट होकर काम कर रहे होते थे। उन्होंने इंग्लिश भी सीख ली थी, उन्होंने वो साल इनके साथ रहे, तो उनको भी छोड़ दिया पीछे। इनको बगराम एयरबेस याद आ रही है, और इनको ये इल्म नहीं है कि ये यहाँ पे जो है ये चाइना
का अब स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है या रशिया का है, और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी ठीक हो जाएंगे उनसे, पड़ोसी हैं हमारे, ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है, कहीं ना कोई मामला, उनको भी ज़रा वो भी समझेंगे इस बात को कि भाई ये ज़्यादा अरसे तक ये इस तरह से नहीं हो सकता कि खुदकुश हमलावर जो है उनकी सॉइल से हैं या यहाँ पे कहीं, मतलब। लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि ये अब हार्ड कोर टेररिज्म के ऊपर तो अब जाना पड़ेगा सख्ती के साथ, और देखना पड़ेगा कि ये तो इतने सालों से 2001 के बाद से काफ़ी देखा भी है और इसको समझा भी है इस सुसाइड बॉम्बर्स को, लेकिन क्रिमिनल गैंग्स हैं, लेकिन गवर्नेंस का इशू भी है, बहुत सारे इसमें और फैक्टर्स भी यकीनन होंगे। और तीसरी बात यह है कि उनको जो इन्होंने जिक्र किया है, उन्होंने तारीफ भी की है बाद में उनके लोगों ने, और उनको ज़िंदा चाहिए था बंदा, ये बात भी इंपॉर्टेंट है ना, उनको ज़िंदा चाहिए था, वो स्ट्राइक करके, तो पाकिस्तान से उन्होंने इंटेल शेयर किया है और पाकिस्तान के की तरफ से वो बंदा उनको हैंड ओवर हो गया। तो अब ये देखें कि ये जो इंटेलिजेंस उन्होंने दी है, अगर इंटेलिजेंस उन्होंने दी और ये बंदा हैंड ओवर हो गया है, अब इसमें सुना है कि रशिया को भी हमने हैंड ओवर किए हैं लोग जो रशिया को मतलूब थे, हालांकि रशिया उस वक्त कह रहा था कि ये यूक्रेन के लोग हैं, हालांकि बाद बहरहाल जो भी है सिलसिला। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये इंटेलिजेंस जो है ये कितनी, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि कई दफ़ा तो मेरे सामने नज़र आ जाते हैं ना मामला, हम कहते हैं अच्छा जी वो उधर नाकाम बना दिया गया, उधर ऐसे हो गया, खबर आ जाती है। असल वो इंटेलिजेंस होती है, इसी खबर नहीं आती, यानी वो खामोशी से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे होते हैं। 24 तो कांस्टेंट काम होता है इंटेलिजेंस का, जहाँ पर किसी ने पलक झपकी वहाँ पे नुकसान हो गया बहुत बड़ा। तो ये मेरा ख्याल है कि इससे ये भी पता चल रहा है कि जी जो इंटेलिजेंस का अगर कवर पाकिस्तान को मिलता या मिलता है ये सैटेलाइट से या बाकी किसी तरीके से, तो पाकिस्तान इस दहशत गर्दी के ऊपर काबू पा सकता है। हमारे पास जाहिर है कि जो ग्राउंड पे रिसोर्सेज हैं वो तो अपने ग्राउंड पे तो नहीं आके की ना उन्होंने रिसोर्स दी, उन्होंने तो कहने सैटेलाइट से और बाकी जो उनके पास इंटेल थी वो उन्होंने दी और ट्रस्ट भी किया और बूट्स ऑन ग्राउंड भी नहीं गए। तो ये है कि मेरे ख्याल से इसको ये एक नया सारा सिलसिला शुरू है, और ये पाकिस्तान में नहीं है, मैं कहता हूँ ये पूरी दुनिया में है। अब यकीन करें मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं कि यहाँ पे बैठ के बात हो रही होती थी कि वो जो ये आप समझें कि 1 किलोमीटर से भी कम जो है ना, वो कहते हैं वो वहाँ से बातें सुन रहे हैं हमारी, जो कॉन्सुलेट जो खुले हुए थे वहाँ पे। तो उस पूरे दौर से जब निकल आए हैं 9/11 के बाद से, तो इससे भी निकल आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि जो सोशल अनरेस्ट, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये जो खबरें हैं ना, ये बीच में परेशान करती हैं, और इसमें सब अपने अपने नंबर टाँकने के चक्करों में, और ये कुछ देखें ना इस वक्त इश्यूज़ हैं, पूरी दुनिया में इश्यूज़ खड़े हैं। अब आप देखें आज क्या हालात हैं 24 घंटे पिछले। सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रोन हैं फ्रांस के सदर, वो जो हैं वो हमेशा से उनके जहन में ये आइडिया रहा है कि एक यूरोप की फ़ौज होनी चाहिए, यूरोप की एक फ़ौज होनी चाहिए, यूरोप को ख़ुद मुख्तार होना चाहिए, और यूरोप जो है वो अपने पैरों पे खुद खड़ा हो और अमेरिका पे डिपेंड ना करे। ख़ासतौर पे 2016 के बाद जब प्रेसिडेंट ट्रंप का पहला टेन्योर था, ट्रंप 1.0 जिसको कह लें, जो भी कहें, तो उस वक्त भी जो आगे पीछे मामला चल रहे थे नेटो के हवाले से कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, इन्होंने ब्रेन डेड कह दिया, फिर ये हुआ, फिर वो सारा कुछ चलता रहा। तो इन्होंने उसके बाद ये तय किया कि जी यहाँ पर जो है एक यूरोप की फ़ौज होनी चाहिए। अच्छा, आज जो है वो ब्रसल्स में अब हर रोज़ एक इजलास हो रहा है। आज ब्रसल्स में इजलास था, और ब्रसल्स का जो इजलास है यूरोपीय यूनियन का मालिक का, वो जो है वो इसलिए अहम है कि उसमें प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये बात की है कि बरतानिया और फ्रांस दोनों मिलके पूरे यूरोप को एक न्यूक्लियर कवर दें, क्योंकि यूरोप के अंदर एक ही मुल्क है जो न्यूक्लियर पावर है, वो फ्रांस है। बरतानिया तो फ्रांस का हिस्सा नहीं है, बरतानिया तो यूरोप का हिस्सा नहीं है, लेकिन यह है कि बरतानिया जो है वो नेटो का हिस्सा है। तो फ्रांस की तरफ से ये बात आज की गई है कि हम पूरे यूरोप को एक न्यूक्लियर कवर दें। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो वहाँ पर जो उनकी कई मुल्क हैं वो
उसके ये बड़ा एक इशू है कि क्या फ्रांस के पास इतनी सलाहियत है कि फ्रांस जो है वो ये यूरो न्यूज़ को मैं कोट कर रहा हूँ। फर्स्ट, मैक्रोन टू डिस्कस न्यूक्लियर डेटरेंस विद यूरोपियन अलाइज, और उनका कहना यह है कि रशिया इज द थ्रेट टू फ्रांस एंड यूरोप। देखिए बात यह है, क्या फ्रांस के पास इतनी सलाहियत है कि फ्रांस जो है वो तमाम यूरोप को न्यूक्लियर कवर दे, न्यूक्लियर डेटरेंस? पहली बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो नेटो का आर्टिकल 5 है वो तो ये कहता है कि जी जो किसी एक मुल्क पे हमला होगा तो हर मुल्क पे हमला तस्वुर होगा, ये पहले बात हो चुकी है। लेकिन यह है कि इस मरहले पे अमेरिका जो सिग्नल्स दे रहा है, अमेरिका ने उनकी इंटेलिजेंस भी ख़त्म कर दी, उनकी अमेरिका ने जो है वो ख़त्म कर दी, उनका साइबर भी ख़त्म कर दिया, उनकी मिलिट्री एड भी ख़त्म कर दी, उनकी इंटेलिजेंस उनको देना ख़त्म कर दिया, और उसके नतीजे में तेज़ हमले हो गए, तेज़ तर रशिया के। तो ये जो है ये जब पिछले साल जब कैंपेन चल रही थी तो उस कैंपेन के दौरान जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मैंने एक नेटो मुल्क के अपने यूरोप के नेटो अलाय जो हैं प्रेसिडेंट से मैंने बात की, और मैंने उस प्रेसिडेंट से कहा कि या तो तुम पैसे दो मुझे, या तो मुझे पैसे दो, ज़्यादा बढ़ाओ, वरना मैं रशिया को इनकरेज करूंगा कि वो कुछ करे जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। अच्छा, ये मैं यहाँ कोट कर रहा हूँ 6 एसोसिएटेड प्रेस की स्लाइड। ये पिछले साल जब कैंपेन चल रही थी तो ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त बात कही थी। ठीक है, ट्रंप सेज ही वंस टोल्ड, एक ज़माने में एक दौर था जब उन्होंने अपने नेटो अलाई से कहा कि पे शेयर, और ही डिड एनकरेज रशिया टू डू व्हाट इट वांटेड। अच्छा, अब इसमें यह है कि ये यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि जाहिर है कि ये कौन से अलाय हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, जर्मनी के भी हो सकते हैं, लेकिन मैक्रोन भी हो सकते हैं। मैक्रोन जो है वो उनके ज़्यादा, उनका टिल पहले भी रहा है इस तरफ कि भाई एक यूरोप की अपनी फ़ौज होनी चाहिए। लेकिन जो न्यूक्लियर है, इसमें मसला ये है कि न्यूक्लियर का फैसला कौन करेगा। तो उन्होंने आज ये भी वजाहत की उस इजलास में कि न्यूक्लियर का जो बटन है वो फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास ही रहेगा। फिर फ्रेंच प्रेसिडेंट के पास रहेगा तो क्या वो अगर रशिया ने अटैक कर दिया किसी मुल्क पे, तो क्या वो इस जो 30-31 मुल्क हैं उन सबको इत्मीनान में लेके फिर वो जवाब देंगे न्यूक्लियर से, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो ये एक अजीब सी बात है। और पर सबसे शेयर करेंगे अपनी न्यूक्लियर के क्या मामला है। अच्छा यार, मैं जवाबी अटैक कर दूँ, अच्छा मैं जवाबी अटैक कर दूँ, अच्छा क्या मैं पहले अटैक करूँ बाद में, पॉसिबल ही नहीं है। और वहाँ पे स्लोवेकिया और हंगरी और कई मुल्क जो हैं वो तो यूक्रेन के वैसे खिलाफ है। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है। यानी ये बिल्कुल ऐसे ही है कि किसी भी कोई भी न्यूक्लियर हो, तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर पाकिस्तान के लिए, हर मुल्क का न्यूक्लियर उसके अपने लिए होता है। पाकिस्तान कहेगा जी हम ये पूरे, भाई आपके न्यूक्लियर जो होता है पाकिस्तान का भी जो न्यूक्लियर है वो भी इंतहाई महदूद लोगों जो कि ख़ास और ख़ास बिल्कुल उन तक ही रसाई होती है ना कि न्यूक्लियर का फैसला कैसे करना है, क्या करना है। और वो पड़ोस में भी आपका रब्ता रहता है उनके साथ हॉटलाइन पे, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि पूरे खत्ते के अंदर वो न्यूक्लियर डिस्कस इंडिया शुरू कर दे करना और पाकिस्तान आपका मुल्क होता। अब फ्रांस, ये अजीबोगरीब बात है कि पूरे यूरोप को हम कवर दें न्यूक्लियर का। अच्छा, और इसमें जो है ये यानी ये देखें ना, न्यूयॉर्क टाइम्स इसके ऊपर कह रहा है फ्रांस ओपन टू डिस्कसिंग एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर डेटा। ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि ये कैसे होगा। वो तो ये कह रहे हैं, तो ये कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है। ठीक है कि यूरोप जो है वो एक जो है वो डील करेगा न्यूक्लियर, अपने न्यूक्लियर डेटरेंस को। ओ भाई, ये पहली बात तो ये है कि ब्रिटेन के पास भी इतना न्यूक्लियर है कि वो ब्रिटेन, अच्छा एक बात और, 1962 में 1962 में ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसी क्लियर कर दी थी। उन्होंने पॉलिसी क्लियर कर दी थी कि किसी भी नेटो के मुल्क पे अगर अटैक होता है तो जवाब में बरतानिया न्यूक्लियर से जवाब देगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं आपसे ये मैं 8th स्लाइड यहाँ पे कोट कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट यूके की जो स्लाइड है उनकी डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंट ये है
कि अगर किसी भी 1962 से कि किसी भी नेटो के डिफेंस में उनके न्यूक्लियर डिफेंस आ जाएगी, ठीक है, ये अपडेट हुआ था 28 मार्च 2024 को। तो इनकी तो क्लैरिटी है कि क्यों नेटो का मुल्क होगा तो, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर सलाहियत क्या इतनी है कि ये रशिया से लड़ेंगे? नहीं है। रशिया के पास बहुत बड़ा न्यूक्लियर आर्सेनल है। इनके पास बरतानिया और फ्रांस के पास इतना है कि ये अपने मुल्क की हिफाजत कर सकते हैं, यूरोप को तो छोड़ दें।